हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शेक्सपियर के नेक्स्ट ड्रामा की बात करने वाले हैं जिसका नाम है किंग लियर। ये शेक्सपियर के दी 4 मेजर ट्रेजेडीज में से एक है। रेस्ट ऑफ दी 3 ट्रेजेडीज आर मैकबेथ, हैमलेट एंड ओथेलो। ठीक है, तो इस कहानी में ये बताया जाता है कि सत्ता के लालच में अपनी ही संतानें किस हद तक जा सकती हैं। ठीक है, राजा है, उसकी 3 बेटियां हैं और जिसमें से 2 क्या हैं, सत्ता की लालची हैं। एक जो है वो राजा अपने पिता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, पर राजा जो है कि वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से इनके हिस्से देता है, क्या होता है आखिरी में राजा के साथ, कौन इसके सपोर्ट में आता है या किसके साथ क्या होता है, वो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्ले की सेटिंग रखी गई है ब्रिटेन में। इसका जो कंपोजिशन हुआ था इस प्ले का वो हुआ था 1605 में। इस प्ले में जो कैरेक्टर स्केचेस हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं किंग लियर। किंग लियर जो है ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट। वो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन हीरो हैं, लीड कैरेक्टर हैं। वो ब्रिटेन के राजा हैं, करीब करीब 80 साल के हो चुके हैं। उनको चापलूसी करवाना बहुत पसंद है। उन्हें पसंद है कि लोग उनकी चापलूसी करें, उनका गुणगान करें। ठीक है, और उनकी 3 बेटियां हैं, गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। अब गॉनरेल की बात कर लेते हैं। गॉनरेल जो है वो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है। वो ड्यूक ऑफ एल्बनी की वाइफ है। वो बहुत ही ईर्ष्यालु, जेलस है, धोखेबाज टाइप की है, अमोरल है यानी अनैतिक टाइप की लेडी है। फिर आती है रेगन। रेगन जो है वो किंग की 2nd डॉटर है। वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की वाइफ है। वो गॉनरेल और रेगन जो है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं, अग्रेसिव हैं, गुस्सा आता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा और अपने फ़ायदे के लिए हर काम करती हैं। दोनों जो है कि किंग लियर के डिस्ट्रक्शन यानी उनके अंत का कारण बनती हैं। फिर आती है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो है राजा की सबसे छोटी बेटी है। वो अपने पिताजी को की चापलूसी करने से मना कर देती है। वो हमेशा सच बोलती है, वो उतना ही बोलती है जितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो और अपने साथ ही साथ वो अपने फादर की कभी निंदा नहीं करती है, उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाती। माना जाए, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही नेक इंसान है। और बट दुख की बात यह है कि उसको कहानी के अंत में इस नेकी का कोई फल नहीं मिलता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर जो है ये एक नोबल मैन है, बहुत ही नेक इंसान है, लॉयल है, राजा के वफादार हैं यानी किंग लियर के। साथ ही साथ ये एक फुलिश टाइप के ओल्ड मैन है। इनका डेस्टिनी की किस्मत कुछ हद तक जो है कि किंग लियर से मिलती है। इसके अलावा इनके दो बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। एडगर जो है कि वो इनका सगा बेटा है, वहीं एडमंड जो है वो इनका नाजायज़ बेटा है, दैट इज़ इलेजिटिमेट। फिर आते हैं अर्ल ऑफ कैंट। इनका नाम काइस भी है। इसके अलावा इन अर्ल ऑफ कैंट के बारे में हम बता सकते हैं कि ये किंग लियर के बहुत ही लॉयल फ्रेंड हैं, उनके बहुत ही सपोर्टर हैं। किंग लियर इनको बाद में जबकि खुद बैनिश भी कर देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं, क्योंकि ये अब इनकी बेटी कॉर्डेलिया का साइड ले लेते हैं और किंग लियर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जंगल में जाकर के ये काइस के नाम से रहते हैं, डिस्गाइज रहते हैं। इनका होता है कि ये हमेशा किंग के सपोर्ट में रहें, उनके बहुत ही क्लोज रहें, उनकी केयर करें। इसके अलावा वो जंगल में जाके डिस्गाइज रहते हैं, वहाँ पर भी वो किंग के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बाद में किंग लियर भी जंगल में ही चले जाते हैं। इसके अलावा क्या था कि भले ही वो किंग लियर ने उनको बैनिश कर दिया था, पर वो फिर भी किंग के लॉयल ही रहते हैं। उसके बाद आता है एडमंड। एडमंड जो है वो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का छोटा बेटा है और वो इलेजिटिमेट सन है, यानी कि वो नाजायज़ बेटा है। वो अपॉर्चुनिस्ट है, उसको सिर्फ मौके की तलाश रहती है कि अपना फ़ायदा ही ढूंढता रहता है हर चीज़ में। जहाँ उसको अपना नुकसान दिखता है वहाँ उस चीज़ को वो रास्ते से हटाना या उस चीज़ को ख़त्म करने में ही वो बिलीव रखता है। इसके अलावा जो वो चाहता है कि जो उसके पिताजी का जो टाइटल मिला हुआ है, जो पोस्ट मिली है अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की, वो उसे मिल जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी उससे मिल जाए, ना कि उसके दूसरे भाई यानी जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का सगा बेटा है एडगर को। ठीक है, उसके बाद आता है एडगर। तो एडगर जो है वो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का सगा बेटा है और वो जब जंगल में डिस्गाइज हो जाता है तो वो पुअर टॉम के नाम से वहाँ पर रहता है। इसके अलावा एडगर बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर आते हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो गॉनरेल यानी किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी के हस्बैंड हैं। वो दिल के अच्छे हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो क्रुएल्टी जो करती है गॉनरेल यानी जो भी निर्दयता दिखाती है, जो भी गलत काम करती हैं गॉनरेल एंड रेगन और कॉर्नवाल, उन सब के खिलाफ वो बातें करते हैं। फिर आता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ये जो है हस्बैंड है रेगन का, यानी कि जो बीच वाली बेटी है किंग लियर की। ये बहुत ही दबंग क्रूअल टाइप का इंसान है, बहुत ही वायलेंट है। इसको लड़ाई झगड़ा, मार पीट ये सब बहुत पसंद है, खून खराबा, ये किसी को भी मार सकता है अपने फ़ायदे के लिए। ये रेगन और गॉनरेल के प्लान में जो वो किंग
लियर और अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को मारने का प्लान बनाती हैं, उसमें ये उनका साथ देता है। फिर आते हैं किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया यानी किंग लियर की सबसे छोटी बेटी के हस्बैंड हैं। ये जो है कॉर्डेलिया का सपोर्ट करते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं जब उसके फादर उसको निकाल देते हैं, बैनिश कर देते हैं राजपाट से, प्रॉपर्टी से, और फिर बाद में वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेते हैं, ये जानते हुए कि कॉर्डेलिया के हिस्से प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं आई है, नाम मात्र की भी नहीं आई है, जीरो है, बेदखल कर दिया गया है उसको घर से। स्टिल उनको डाउरी नहीं चाहिए था, बिना दहेज के वो उससे शादी कर लेते हैं। फिर आता है ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है ये सूटर है। सूटर का मतलब होता है जो शादी का दावेदार हो वो व्यक्ति, और ये कॉर्डेलिया से शादी करने आया रहता है। बट जब उसको पता चलता है कि उसको डाउरी नहीं मिल रही, दहेज में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी कुछ मिल ही नहीं रही, तो फिर वो कॉर्डेलिया से शादी करने को मना कर देता है। ठीक है। फिर आता है ओसवाल्ड। ओसवाल्ड जो है कि ये एक स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड यानी होता है चीफ सर्वेंट, जो ऐसा आदमी जो किसी के घर में खानसामा हो, मतलब चीफ कुक हो, ठीक है, शेफ हो एक तरीके से। तो ये गॉनरेल का शेफ होता है, चीफ सर्वेंट होता है। ये जो है कि अपने मिस्ट्रेस यानी गॉनरेल की हर बात मानता है, वो जो भी कहती है ये वो करता ज़रूर है। इसके अलावा इसमें एक क्लाउन यानी एक फूल की बात की गई है। उसके अलावा इसमें कुरान है जो कि ग्लॉसेस्टर का सर्वेंट है, फिर एक ओल्ड मैन भी है जो टेनेंट है ग्लॉसेस्टर का, फिर उसके बाद एक डॉक्टर भी है जो कि कॉर्डेलिया का अटेंडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स हैं इसमें। हाँ, ये जो फूल है वो किंग लियर का जेस्चर है, आप मान सकते हो। वो इसमें कॉर्डेलिया जो है कि ही अज्यूम्स द रोल ऑफ अ प्रोटेक्टर टू लर्न व्हेन कॉर्डेलिया इज बैनिश्ड। ओके, जब कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया जाता है तो वो किंग लियर का प्रोटेक्टर बन करके उनके साथ रहता है। सो दीज वर द कैरेक्टर्स। नाउ लेट अस हेड टुवर्ड्स द स्टोरी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि ब्रिटेन के बूढ़े हो चुके राजा किंग लियर एक दिन फैसला करते हैं कि जब वे राजगद्दी छोड़ दें, कि अब वे राजगद्दी छोड़ देंगे और अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच बराबर बराबर बांट देंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले वे अपनी बेटियों की परीक्षा लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, वो ऐसे थोड़े ना किसी को दे देंगे, जो डिजर्विंग है, मतलब ट्राई करते हैं, देखें कि कौन किस लायक है, और उनसे पूछते हैं कि वे तीनों उन्हें कितना प्यार करती हैं। तो ये जो उनका सवाल था, यही था उनका परीक्षा लेने का एक मात्र तरीका। ठीक है, उसके इस सवाल के उत्तर में ही उनका जो स्ट्रैटेजी या जो कुछ भी प्लानिंग उन्होंने की थी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से इनके हिस्से दूंगा, मैं बांटूंगा, वो सब उसी में छुपा पड़ा था। खैर, दोनों बड़ी बेटियां जो हैं गॉनरेल एंड रेगन बहुत ही चापलूसी से भरे उत्तर देती हैं। ठीक है, और कहती हैं कि वे अपने पिता को जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, जबकि था इसका उल्टा कि इन दोनों को सिर्फ प्रॉपर्टी से ही मतलब था। ठीक है, लेकिन छोटी बेटी कॉर्डेलिया कहती है कि उसके पास शब्द ही नहीं है जिनसे वह बता सके कि वह पिता को कितना प्यार करती है। तो गॉनरेल एंड रेगन ने क्या किया, खूब चापलूसी करती हैं, अरे पिताजी आप तो मेरे लिए ये हैं, भगवान का रूप हैं, ये वो फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, खूब दही मक्खन लगाती हैं। जबकि कॉर्डेलिया कहती है कि मुझे शब्द ही नहीं आ रहे हैं, वो चुप रहती है, वो समझ ही नहीं पाती है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कि फादर अपने बच्चे को क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और बच्चा अपने फादर से क्यों प्यार करता है, इसका कुछ लिखित में या शब्दों में कोई कैसे बता सकता है। ठीक है, मतलब इसका तो कोई उत्तर ही नहीं है, मतलब स्पीचलेस है ये, यहाँ हो जाएगा कोई भी इंसान यहाँ पे। तो कॉर्डेलिया वैसे ही हो जाती है, वो स्पीचलेस हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे शब्दों में कैसे बयां कर पाऊंगी इस चीज़ को। लेकिन गॉनरेल और रेगन जो है वो खूब एकदम मक्खन मलाई लगा करके खूब एकदम अच्छे से जो है बताती हैं। ओके, तो किंग लियर जो है कि कॉर्डेलिया जो चुप बैठी रहती है, वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो किंग लियर क्या करते हैं कि उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। ठीक है, किंग लियर को समझ में नहीं आता है कि कॉर्डेलिया ऐसा क्यों कह रही है, तो वो नेगेटिव वे में ले लेते हैं और इस चीज़ का वो गलत मतलब निकालते हैं और सोचते हैं कि कॉर्डेलिया उन्हें नहीं चाहती है, उनसे प्रेम ही नहीं करती। ठीक है, इसीलिए वो कुछ बता ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो करती ही नहीं है तो कैसे बताएगी। ठीक है, इससे वो क्या होते हैं कि वो गुस्सा हो जाते हैं और कॉर्डेलिया का त्याग कर देते हैं और कॉर्डेलिया को प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं देते। उधर फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया से बहुत प्यार करता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसे ये बात पता चलती है, लेकिन किसको, फ्रांस के राजा को। लेकिन वह कॉर्डेलिया से कहता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है, मतलब कि तुम्हारे पास भले ही कुछ नहीं है, स्टिल आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे उसकी ज़मीन ज़्यादा नहीं चाहिए। ये वो चीज़ जो है वो फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया को बताता है। इसके बाद कॉर्डेलिया अपने पिता का आशीर्वाद वगैरह लिए बिना जो है कि राजा के साथ चली जाती है। उधर किंग लियर अपना राजपाट दोनों बड़ी बेटियों में बांट देते हैं,
लेकिन जल्दी ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, उनको अब समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कुछ दिनों के बाद कि मैंने तो बहुत ही भारी मिस्टेक कर दी, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। ये दोनों बेटियां मेरी जो हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच था इनको, ये मुझसे प्यार तो करती ही नहीं थी। होता क्या है कि दोनों बेटियां उनकी एक भी बात नहीं सुनती थीं और अपनी मर्जी से राज्य के रूल्स आदि बनाती थी। ठीक है, नियम कानून कहती थी हम बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे। वे जनता से, यानी जो पब्लिक थी, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगी और बहुत ही क्रूर सज़ा देने लगी। छोटी छोटी गलतियों पे बड़ी बड़ी सज़ा दे देती थी, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा देने लगी, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगी दोनों। ठीक है, तो जनता, किंगडम के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। इससे राजा जो किंग लियर थे वो खुद भी परेशान हो गए। फिर एक दिन किंग लियर को पता चलता है कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं, रेगन एंड गॉनरेल, वे उनके ही खिलाफ, मतलब अपने पिता के ही खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। ठीक है, उन्हें लगा कि कहीं वे उसे मरवा ही ना दे, मतलब उनको ये डर हो गया कि कहीं मेरी बेटियां मेरी जान ना ले ले। ठीक है, ये सोचकर एक तूफानी रात, यानी कि जब बहुत तेज तूफान आया था, तो राजा जो किंग लियर थे वे अपने एक मंत्री जिसका नाम था केंट, उसके साथ और एक विदूषक यानी कि एक क्लाउन के साथ राज्य छोड़कर एक जंगल में चले जाते हैं। इसी बीच ग्लाउसेस्टर नाम के मंत्री को भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनका एक मंत्री भी था जिसका नाम था ग्लाउसेस्टर, तो उसको भी बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ होने लगते हैं, उसके फैमिली में कुछ इश्यूज़ होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि उसका, ग्लाउसेस्टर का जो सौतेला बेटा रहता है एडमंड, उसे यकीन दिलवा देता है कि उसका असली बेटा एडगर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखो ग्लाउसेस्टर का भी एक, ग्लाउसेस्टर रहता है, उसके दो बेटे रहते हैं, एक एडगर, ठीक है, जो उसका सगा बेटा है, और एक है एडमंड जो कि उसका सौतेला बेटा है। ठीक है, तो जो सौतेला बेटा एडमंड है वे ग्लाउसेस्टर को यकीन दिला देता है कि तुम्हारा जो असली बेटा एडगर है वे तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ग्लाउसेस्टर गुस्सा हो जाता है और वह अपने सगे बेटे एडगर को मारने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है। ठीक है, अब जैसे कि किंग लियर ने अपनी बेटी कॉर्डेलिया का त्याग कर दिया था ना अपनी बाकी दोनों बेटियों की बातों में आकर के, वैसे ही यहाँ पर ग्लाउसेस्टर जो उसका मंत्री है किंग लियर का, राजा का, वो भी उसी टाइप के दिमाग का है। वो अपने सगे बेटे एडगर पे यकीन करता ही नहीं है और सौतेले बेटे एडमंड पे यकीन करके अपने सगे बेटे को मारने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है। एडगर क्या है कि एक गरीब भिखारी का भेष बनाकर वहाँ से भाग जाता है जब उसको पता चलता है तो, और उस जंगल में पहुंच जाता है जहाँ किंग लियर झोपड़ी में जाकर के रह रहे थे। अब किंग लियर क्या है, महल छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि उनको तो डर था कि मेरी बेटियां कहीं मुझे मरवा ना दे, तो वो जंगल में जाके रह रहे थे। जल्दी ही क्या होता है कि रेगन की शादी जो है वो कॉर्नवाल नाम के ड्यूक से हो जाती है। ड्यूक मतलब राजा। ठीक है, तो रेगन की शादी हो जाती है कॉर्नवाल नाम के ड्यूक से, और गॉनरेल की शादी जो है कि एक राजकुमार से हो जाती है जिसका नाम रहता है एल्बनी। ठीक है, तो उससे हो जाती है। एक दिन एडमंड जो कि ग्लाउसेस्टर का सौतेला बेटा है, वे दोनों बहनें, कौन सी दोनों बहनें, जो किंग लियर की दोनों बेटियां थी, ठीक है, गॉनरेल एंड रेगन, उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे फादर ग्लाउसेस्टर जो हैं वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और वो इस केस में किंग लियर यानी तुम्हारे फादर की हेल्प करना चाहते हैं। रेगन के आदेश पर क्या होता है कि ग्लाउसेस्टर को पकड़कर उसके सामने लाया जाता है। अब रेगन जो है कि वो आदेश देती है कि ग्लाउसेस्टर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ, तो उसको सामने लाया जाता है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला जाता है। तो ग्लाउसेस्टर को क्या कर दिया जाता है कि फंसा उसा करके किसी केस में देशद्रोह के उसको उस पर केस चला दिया जाता है कि तुम देशद्रोही हो। ठीक है, और उसे अंधा करके जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। ठीक है, और उसे अंधा कर दिया जाता है और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन भटकते भटकते क्या होता है कि उसे अपना बेटा एडगर मिल जाता है। ठीक है, वो जंगल में भटक रहा होता है ग्लाउसेस्टर, और वहीं उसको अपना सगा बेटा एडगर मिल जाता है जो कि जंगल में ऑलरेडी भाग के गया हुआ था पहले से ही, जो पिता को की देखभाल करने लगता है। एक दिन क्या होता है कि किंग लियर जो हैं वो अपने दोस्त यानी कि अपने एक फ्रेंड के राज यानी किंगडम में जाते हैं, जिस किंगडम का नाम होता है डोवर। तो वो डोवर राज्य के राजा के पास जाते हैं जो कि उनका दोस्त होता है, और उससे कुछ सैनिकों की सहायता मांगते हैं क्योंकि वे अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं अपनी दोनों बेटियों से। तो एडगर भी पिता को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। एडगर कौन है, ग्लाउसेस्टर का बेटा, और ग्लाउसेस्टर कौन है, किंग लियर का मंत्री। ठीक है, तो ये लोग सब कहाँ जाते हैं, डोवर राज्य चले जाते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि एडमंड जो ग्लाउसेस्टर का सगा बेटा नहीं था यानी सौतेला बेटा था, दोनों बहनों यानी कि रेगन एंड गॉनरेल दोनों को अपने प्यार के जाल में
फंसा लेता है, ठीक है, जो पहले से ही मैरिड थी। लेकिन गॉनरेल को जब पता चलता है कि रेगन भी एडमंड से प्यार करती है तो उसे अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या होने लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ वह एडमंड से मिलकर अपने पति एल्बनी की हत्या का षड्यंत्र भी रचने लगती है। अब देखो, मतलब गजबी हैं दोनों। चलो खैर, डोवर में उधर साइड डोवर में जो किंग लियर वगैरह सब गए हुए हैं, तो डोवर में कॉर्डेलिया जो है वो वहीं रह रही थी, ठीक है, अपने पिता से मिलती है। कॉर्डेलिया कौन? किंग लियर की सबसे छोटी बेटी, जिसको राज्य से बेदखल कर दिया था इन्होंने शुरू में, ठीक है। तो वो जो है कि वहाँ अपने पिता से मिलती है और उन्हें सैनिक की सहायता देने के लिए तैयार हो जाती है। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एडमंड जो उसका सौतेला बेटा है वो अपनी इंग्लिश आर्मी के साथ आता है और कॉर्डेलिया अपनी फ्रेंच आर्मी के साथ आती है। दोनों में युद्ध होता है, लेकिन एडमंड षड्यंत्र करता है और कुछ लोग कॉर्डेलिया को धोखा दे देते हैं, उसी के पार्टी वाले। इससे वह युद्ध हार जाती है। अब कॉर्डेलिया और किंग लियर को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी एडगर अपने सौतेले भाई एडमंड को एक डुएल के लिए ललकारता है कि द्वंद्व युद्ध करो मुझसे आकर के, ठीक है। इससे क्या होता है कि एडमंड इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इस डुएल यानी द्वंद्व युद्ध में एडगर एडमंड को हरा देता है। एडगर कौन? जो सगा बेटा था ग्लाउसेस्टर का, ठीक है। तो वो एडमंड को हरा देता है, अपने सौतेले भाई को, और उसे जान से मार देता है। एक दिन फिर क्या होता है कि दोनों बहनें गॉनरेल एंड रेगन अपने पिता किंग लियर, ठीक है, अपनी छोटी बहन कॉर्डेलिया और ग्लाउसेस्टर को फांसी देकर मरवा देती हैं। अब क्योंकि सारा राज तो उन्हीं दोनों के हाथ में है ना, तो जो आदेश देंगे उसका पालन तो हो गई। तो अपने फादर, अपनी छोटी सिस्टर और जो उनका मंत्री था किंग लियर का, उन तीनों को ही फांसी दे करके मरवा देती हैं। लेकिन जल्दी ही क्या होता है कि गॉनरेल जो है ईर्ष्यावश, ठीक है, जेलस फील करती थी। इसी वजह से वो क्या होता है कि वो अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है। वो अपनी दूसरी वाली बहन को भी जहर दे देती है, जिससे कि रेगन की डेथ हो जाती है। मगर इससे इस षड्यंत्र का एल्बनी और दूसरे मंत्रियों को पता चल जाता है। अब एल्बनी कौन है? गॉनरेल का हस्बैंड, ठीक है। तो एल्बनी को पता चल जाता है, दूसरे मंत्रियों को भी पता चल जाता है। तो बदनामी और सज़ा के डर से क्या होता है कि गॉनरेल सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेती है। अंत में एल्बनी, एडगर और मंत्री केंट ही राज्य की देखभाल के लिए बचते हैं। So what do we get to learn from this story or from this drama King Lear is that सबसे पहले तो लॉयल्टी की बात की गई है इसमें कि कितनी ज़्यादा वफ़ादारी होनी चाहिए। जो लोग वफ़ादार थे वो कितने अच्छे होते हैं। मैडनेस दिखाया गया है कि प्रॉपर्टी के पीछे कितना ज़्यादा मैडनेस है, कितना पागलपन है कि अपने ही अपनों को मार रहे हैं। फिर पावर दिखाई गई है कि सत्ता की कितनी पावर होती है कि वो किसी अच्छे को भी बुरा बना सकता है, अपनों को भी अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। वाइल इसके अलावा इसमें कुछ कैरेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी दिखाई है, जैसे कि अपने ही फादर को मार देना, अपनी ही सिस्टर को मार देना। कुछ लोगों ने लॉयल्टी दिखाई है, कुछ लोगों ने सेल्फलेसनेस दिखाई है, ठीक है। वहीं केंट और एडगर ने जो है कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी दिखाई, इसलिए उनको रिवॉर्ड भी दिया गया। जबकि कॉर्डेलिया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी अपने फादर से, बट उसको इस अच्छाई के बदले उसे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो एक लाइन में हम यही कह सकते हैं दैट अ पर्सन्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अलोन। कॉर्डेलिया ने कुछ नहीं कहा था, शब्दों में बयां ही नहीं कर पाई थी कि वो अपने फादर से क्यों प्यार करती है या कितना प्यार करती है, ठीक है। जबकि उसने अपने एक्शंस से करके दिखाया, उसने अपने फादर की बहुत केयर की लास्ट में जा कर के, जबकि उसकी बाकी दोनों बेटियों ने अपने ही फादर को जान से मार दिया एट द एंड ऑफ द स्टोरी जस्ट फॉर द प्रॉपर्टी। तो ये थी किंग लियर की कहानी। अब मिलते हैं शेक्सपियर के अगले ड्रामा के साथ, तब तक आप एंजॉय करो रिपीटिशन पे इस वीडियो को देखते रहो।